welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I am your very own Samapti ma'am and today we are going to start with the lecture number 2 of reproductive health. पिछली क्लास में हमने बहुत ही बेसिक बातें करी थी बेटा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड थी. आज की क्लास में भी हम काफी ऐसी ही कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं. बातें मतलब बेटा बातों के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. जैसा कि मैंने कहा था हर एक बच्चे को इस चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, नो मैटर वेदर यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट और नॉट, बिकॉज दिस इज अ चैप्टर विच इज अ वेरी जनरल चैप्टर. दिस इज अ चैप्टर वेयर इन यू हैव गॉटन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए इन आर लाइफ. ठीक है, फॉर फ्यूचर. ओके, टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, टू बी अवेयर. जैसे कि हमने पिछली क्लास में कहा था अवेयरनेस इज अ मस्ट. सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज और जो जिस चीज की बेटा सबसे ज्यादा कमी है वो है अवेयरनेस. हमने देखा पिछली क्लास में कि किस तरीके से पॉपुलेशन बेटा एक्सप्लोड कर रही है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से बढ़ रही है. वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके अलग अलग बेटा कारण थे. एक पॉपुलेशन का साइज किस किस चीज पर डिपेंड करता है, हमने वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि भाई किसी चीज को शुरू करना जरूरी नहीं है, किसी चीज का अंजाम कैसा होता है. तो वही है बेटा, तुमने बैच कैसे स्टार्ट किया इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना हुआ. रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू स्टार्ट इट डज नॉट मैटर, हाउ यू आर कंटिन्यूइंग योर जर्नी एंड हाउ यू आर एंडिंग इट दैट मैटर्स. अब पूछो मैम ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया? ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आया बेटा कि हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किया था 1951 में. बट बेटा अपन की पॉपुलेशन को देख के लगता नहीं है कि अपन कुछ ढंग से प्लान कर पाए. राइट, पॉपुलेशन कतई तेजी से बढ़ रही थी. 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. बाय 2000 बेटा आपने देखा ये बिलियन के करीब हो गई थी. एंड देन ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग. हमने बेटा बहुत सारी जनरल ऐसी बातें करने के बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्योंकि स्टार्ट किया था, आज मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी. टुडे वी विल डिस्कस बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस बेटा एमटीपी. ये भी लिख देती हूँ. वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, फिर इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बचे रहेंगे. एक होगा इनफर्टिलिटी एंड उसका ट्रीटमेंट और एक बचा रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं. इसके साथ में पीवाईक्यूज बचे रहेंगे जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो तुम्हें पता था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे डिवाइसेस थे, ऐसे तरीके थे, ऐसी चीजें थी जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है. आप देखेंगे बेटा कि कई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकते. इनफैक्ट कई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकने की क्षमता रखते हैं. लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास बेटा. ऑफ कोर्स एक टाइम ऐसा था कि सेक्सुअली ट्रांसमिट, देखो आज के टाइम पे भी बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो एटलीस्ट हमें ये अगर ये पता हो कि इसको रोकने का तरीका क्या है, तो रोक अगर लो बेटा, होने से बचा अगर लो, तो इट इज वे मोर बेटर देन क्योर. क्योंकि आप आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ोगे, उसमें से कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी खतरनाक होती है जिनका कोई क्योर नहीं है, उनको सिर्फ प्रिवेंट ही किया जा सकता है. तो इसमें से कई डिवाइसेस ऐसी भी होंगी जो एसटीडी को भी रोकने की कैपेबिलिटी रखती होंगी. बेटा एक बार याद करो, हमने जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोला था, हमने कहा था 2 तरीके के मेथड्स होते हैं. एक होते हैं बेटा टेम्पररी मेथड्स, एक होते हैं परमानेंट मेथड्स. परमानेंट मेथड्स बेटा वो लोग अब अपनाते हैं जो लोग अब कभी जीवन में कंसीव नहीं करना चाहते, जो लोग अब कभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, दे गो फॉर परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. लेकिन जिनको अभी कंसीव करना है, हमने कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जिसमें हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो भी होता है जो रिवर्सिबल हो. यानी कि यार ऐसा ना हो कि जब अब तक तो बंदे को कंसीव नहीं करना था लेकिन अब उनको प्रेग्नेंट होना है, तो ऐसा ना हो कि जब उनकी इच्छा हो कि वो कंसीव करना चाहते हैं तो वो कंसीव नहीं कर पा रहे हो. समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए. लेकिन हम कॉन्ट्रासेप्टिव में भी सबसे पहले बेटा हम टेम्पररी मेथड्स को ऑफकोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. और टेम्पररी में भी बेटा हम सबसे पहले जिस मेथड को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज बेटा नंबर 1 नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? नेचुरल मेथड्स. बेटा देखो नेचुरल मेथड्स में नेचुरल का यही मतलब है कि कुछ ऐसे मेथड्स जिसमें आप किसी डिवाइस का यूज नहीं करते हो, सिर्फ अपने दिमाग का और कैलकुलेशंस का यूज करते हो.
आपने किसी भी तरीके की डिवाइस यूज नहीं करनी है, आपने सिर्फ एक लॉजिकली बेटा जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस लॉजिक इंफॉर्मेशन से आप अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से तरीके, बिना किसी डिवाइस को यूज किए हुए बेटा अगर आप गेमीट्स के फ्यूजन को रोक दो, उनको मिलने से रोक दो बिना डिवाइस के यूज किए, तो वो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, मेथड्स which prevents, एक्चुअली मैं ऐसे करके लिखती हूँ ना तो इस पे इतना जोर पड़ता है कि मेरा ये दर्द करने लग गया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ऐसा तरीका जिससे मैं पेन को ऐसे पकड़ के लिखूं, ऐसे पकड़ के बाद ट्राई करती हूँ कैसी राइटिंग आ रही है। विच प्रिवेंट्स स्पर्म, लिखा जा नहीं रहा है, स्पर्म एंड ओवम मीटिंग विदाउट एनी डिवाइसेस। देखो हैंडराइटिंग तो खराब नहीं आई बट इतना कंफर्टेबल नहीं है लिखने में, राइटिंग तो ठीक ही है, वैसी सी ही राइटिंग आ रही है। विदाउट एनी डिवाइसेस। अब बेटा नेचुरल मेथड में भी हम सबसे पहले जो मेथड को डिस्कस करेंगे, नेचुरल में भी बेटा जो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं उस मेथड को बोला जाता है सेफ पीरियड। अब देखो सेफ पीरियड की एक्सप्लेनेशन, सेफ पीरियड बोल लो, या इसको बोला जाता है रिदम मेथड, या इसको बोला जाता है बेटा कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड, या फिर इसे बोला जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एक ही चीज है, नाम बहुत सारे हैं और बहुत इजी है, और ये एक ऐसा तरीका है जो यूजुअली कपल्स नेचुरली ऑफ कोर्स इस मेथड पर, इस लॉजिक पर बेस करके प्रेगनेंसी को रोकने की कोशिश करते हैं। देखो सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड, अब इसका ना एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके और एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन, देखो एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है अगर आपको लॉजिक समझना है इसके पीछे का। एज अ स्टूडेंट एंड एज अ मेडिकल एस्पिरेंट यू मस्ट नो दी कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एज अ मेडिकल एस्पिरेंट। बाकी ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है बेटा क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। एनसीईआरटी जो कहती है, पहले मैं वो लाइन्स लिख देती हूँ, फिर मैं आपको उस लाइन का बेटा अर्थ मतलब तात्पर्य आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है कपल शुड अवॉइड coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle as during this time there is high chances of fertilization, high chances of fertilization, high chances of fertilization। हम क्यों बोल रहे हैं कि कपल्स अगर कैलेंडर मेथड को यूज करें, रिदम मेथड को यूज करें, सेफ पीरियड को यूज करें, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को यूज करें, तो बोल रहे हैं उनको बेटा क्वाइटस मींस टू हैव सेक्स, क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10 से लेके 17वां दिन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उन दिनों में बेटा सेक्स को या क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एवरेज में, स्टैंडर्ड हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की मान के चलते हैं, 28 दिन की। लेकिन जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती है बेटा तो हम +2 भी मान सकते हैं और -2 भी मान सकते हैं कि यार मोर, अब ऑफकोर्स बेटा जरूरी नहीं है कि +2 या -2 ही किसी का चलेगा, उससे भी ज्यादा वेरिएशन हो सकती है, बट हम उतनी वेरिएशन मान के कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम मानते हैं एवरेज में 28 दिन की होती है, एवरेज में 28 दिन की हम मान के चलते हैं। अब 28 में 2 ऐड बेटा, मतलब 28 में 2 ऐड मतलब 30 की भी हो सकती है, और 2 माइनस कर दो 26 की भी हो सकती है। तो हम 26 दिन की साइकिल के अकॉर्डिंग और क्या 26 दिन के अकॉर्डिंग फिर हम एक तो मैं ना डेट देख के ना
कुछ मुझे याद आता है। एनीवे हम 26 दिन की ये डेट्स में देख रही हूँ 12/2/2। मैंने कहा ये डेट गलत तो नहीं लिखी हुई है, बार बार उसी तरफ नजर आ रहा है, वो उसी तरफ नजर आ रहा है, नहीं नजर जा रहा है, नजर जा रही है। तो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल और बेटा 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 28, 26 और 30 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, सेफ पीरियड पता करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 26 दिन के अकॉर्डिंग बताती हूँ। बेटा मैंने आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करना सिखाया है। जब भी आप डे ऑफ ओव्यूलेशन कैलकुलेट करते हो तो आप हमेशा कहते हो नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14 डेज फिक्स होते हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ होती है, और आप टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन माइनस करते हो तो डे ऑफ ओव्यूलेशन आ सकता है। बेटा स्पर्म की लाइफ स्पैन मैंने आपको बताई थी, अगर नहीं बताई थी तो अभी बता देती हूँ। स्पर्म बेटा कितने दिन जिंदा रह सकता है? 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के लिए जिंदा रह सकता है। और ओवम की लाइफ स्पैन होती है 1 दिन की। क्या याद रखना है कि जो ओवम होता है वो 1 दिन तक जिंदा रह सकता है, इसकी लाइफ स्पैन है 1 दिन की। और जो स्पर्म है बेटा उसकी लाइफ स्पैन याद रख सकते हो, उसकी लाइफ स्पैन है 2 से 3 दिन की, 2 to 3 डेज। ये 2 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। ठीक है, स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर 2 to 3 डेज, ओवम कैन सर्वाइव फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 डे। अब मैं क्या मान के चल रही हूँ कि 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है -14 करो तो किस डे पे ओव्यूलेशन आना चाहिए? 12th डे पे ओव्यूलेशन आना चाहिए। -14 करो तो 12 ही आ रहा है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कहीं पे 12 लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हम क्या लिख रहे हैं? 12। क्या लिख रही हूँ मैं? 12th। ये 12th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है। जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने दिन का माना बेटा? मैं मान के चल रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है? मैं मान के चल रही हूँ 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग 12th डे पे ओव्यूलेशन है। अब मुझे सिर्फ 26 दिन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, ऐसी फीमेल जिसका 26 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है और 12th डे पे उसकी ओव्यूलेशन हो रही है, ये कब कब प्रेग्नेंट हो सकती है? इसके अकॉर्डिंग स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रहेगा मैक्सिमम, और ओवम 1 दिन तक मैक्सिमम जिंदा रहेगा। इसके अकॉर्डिंग किस किस दिन पे बेटा प्रेगनेंसी हो सकती है? इसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको बता भी दे रही हूं, 10th, 11th, 12th एंड 13th। इसके अकॉर्डिंग 10th, 11th, 12th एंड 13। भाई आजा, भाई आजा, भाई आजा, भाई आजा। आ गया, बोर्ड में बड़ा ग्लिच हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग बेटा 10, 11, 12, 13 तीनों दिन बेटा प्रेगनेंसी हो सकती है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रह रहा है बेटा? स्पर्म जिंदा रह रहा है 3 दिन तक। अगर मान लो 10th डे पे स्पर्म की एंट्री हुई, इंसेमिनेशन हुआ, क्या चांसेस है प्रेग्नेंट होने के? आप बोलोगे एब्सोल्युटली चांसेस है मैम। 10th डे भी स्पर्म जिंदा रहेगा, 11th डे भी स्पर्म जिंदा रहेगा, 12th डे भी स्पर्म जिंदा रहेगा, और 12th डे तक स्पर्म जिंदा रहेगा तो जाके फर्टिलाइजेशन कर देगा। जब 10th डे पे बेटा इंसेमिनेशन होने पर प्रेगनेंसी हो जा रही है तो 11th डे पे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर इंसेमिनेशन हो गया। 12th डे पे इंसेमिनेशन हुआ तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर 13th डे पे भी इंसेमिनेशन हुआ तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि 12th से लेके 13th में 1 दिन तो ओवम भी जिंदा रहेगा। अब अगर मैं इससे बेटा आगे पीछे थोड़ा सा आपको पूछूं कि अगर 9th डे पे इंसेमिनेशन हुआ होता या फिर बेटा 14th डे पे इंसेमिनेशन हुआ होता तो क्या प्रेगनेंसी होती है? आप सोच के देखो, अगर 9th डे इंसेमिनेशन होता या स्पर्म की एंट्री होती तो स्पर्म कितने दिन तक जिंदा है बेटा? 3 दिन तक, 1, 2, 3। 11th डे तक जिंदा रहता है, पर ओव्यूलेशन तो 12वें दिन पे हो रहा है, यानी इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं अगर 14th को इंक्लूड करती कि 14th डे पे इंसेमिनेशन हो रहा है, क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? तो बेटा नहीं हो सकती, क्योंकि ओवम तो सिर्फ 12 से 13 में जिंदा रहेगा, 13 से 14 में जिंदा नहीं रहेगा, यानी कि हम 14 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते। क्या 26 दिन के साइकिल के अकॉर्डिंग तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया? 26 दिन के साइकिल के अकॉर्डिंग तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया कि ये मिनिमम डेज हमने कहां से निकाले? ठीक है, अब मैं बेटा किसके अकॉर्डिंग चलती हूँ? अब मैं चलती हूँ 28 दिन की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बेटा ओव्यूलेशन का डे कौन सा होगा? ओव्यूलेशन का डे होगा डेफिनेटली बेटा 14वां दिन, है ना। ओव्यूलेशन का डे होगा बेटा 14th डे। लिखते हैं बेटा जरा, इस कलर से लिख लेते हैं 14th डे। अब जरा देखना, ओव्यूलेशन का डे कौन सा है बेटा? 14th डे। अगर मैं 26 दिन की साइकिल मान के चल रही थी तो ओव्यूलेशन 12वें दिन पे। अगर मैं 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल मान के चल रही थी
तो ओव्यूलेशन 14वें दिन पे, राइट। देखो यहां तक क्यों इंक्लूड किया, हम मैक्सिमम और मिनिमम लेके चलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि फीमेल 26 दिन वाली है कि 28 दिन वाली है कि 30 दिन वाली है, हम मैक्सिमम और मिनिमम लेके चल रहे हैं। अब बेटा 28 दिन के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स देखो अभी तक हम 14 को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे जब तक हम 26 दिन की कंसिडर कर रहे थे, लेकिन बाई चांस 26 की जगह अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो बेटा 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा यानी स्पर्म अगर 12वें दिन आया तो 1-2 दिन, 1-2 दिन बोल रही हूँ, 1-2-3 दिन जिंदा रहेगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। 12th पे होगी तो ऑफकोर्स 13th पे भी होगी, एंड ऑफकोर्स 14th पे तो होगी होगी, और 15th पे भी अगर इंसेमिनेशन होता है तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। यानी कि देखो 1-2-3 अकॉर्डिंग टू 28 दिन का साइकिल ये कुछ दिन अनसेफ है अकॉर्डिंग टू 28 दिन। अकॉर्डिंग टू 26 दिन की साइकिल, अकॉर्डिंग टू 26 दिन की साइकिल ये कुछ दिन है जो अनसेफ हैं, ठीक है। लेकिन अगर 28 दिन के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि 16 तारीख को अगर बेटा इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म आता है, तो क्या प्रेगनेंसी होगी? चेक करो, स्पर्म तो जिंदा है बट ओवम सिर्फ 14 से 15 के लिए जिंदा रहेगा, 16वें दिन जिंदा नहीं रहेगा, यानी इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा सिर्फ कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, डेट कैलकुलेट करनी है। तुम बस ये देख लो ओवम एक ही दिन तक जिंदा रहेगा तो आप खुद हिसाब लगाओ, स्पर्म अगर किस दिन आए तो ओवम उसको मिल जाएगा। या फिर ये याद रखो कि स्पर्म सिर्फ 3 दिन के लिए जिंदा रहेगा तो ओवम कब रिलीज होना चाहिए ताकि स्पर्म अगर तीसरे दिन तक भी रहे तो फर्टिलाइजेशन हो जाए। बिल्कुल सिंपल सी सीधी सी कैलकुलेशन है। अब बेटा देखो, अब मैं मान रही हूं लास्ट हम मैक्सिमम जो मानते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज मैं मान के चल रही हूं कि यार 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो डे 10 टू डे 17 क्यों कंसिडर करते हैं यही मैं आपको बता रही हूँ। मिनिमम तो आ गया। अब बेटा 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो कौन से दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है? 16वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है, 16वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें कौन कौन सा टाइम पीरियड अनसेफ हो जाएगा? देखो अगर स्पर्म 14 दिन पे एंट्री किया तो भी बेटा फर्टिलाइजेशन हो जाएगी क्योंकि 1-2-3 दिन तक स्पर्म जिंदा है। 14 पे हो रही है तो ऑफकोर्स 15 दिन पे भी हो जाएगी, 16 दिन पे भी हो जाएगी, और 17वें दिन पे भी अगर इंसेमिनेशन होता है तो ओवम एक दिन के लिए जिंदा रहेगा। लेकिन क्या 18 को इंक्लूड कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि 16 से 17 ही बेटा ओवम जिंदा रहेगा एक दिन, 18वें दिन जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम 17 मान के चल रही हूं, मिनिमम 10 मान के चल रही हूं 26, 28 और 30 दिन के साइकिल के अकॉर्डिंग। समझ गए मेरी बात? और देखो 30 दिन के साइकिल के लिए आप कौन कौन से डे को कंसिडर कर रहे हो बेटा? 1-2-3 यहां से लेके यहां तक, दिस इज फॉर 30 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट इज वाई यू कंसिडर बेटा कि डे 10 टू डे 17 is highly fertile period, infertile नहीं, highly fertile period, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन बेटा इस दौरान होता है। ऑफ कोर्स ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, देयर इज नो गारंटी, देयर इज ओनली कैलकुलेशन। इसी में बेटा कई बार गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में, क्योंकि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वेरी करती है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 26 की होगी, 27 की होगी, 28 की होगी। हाँ, जिन फीमेल्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है बेटा, एक थोड़ी बहुत स्लाइट वेरिएशन होती है, ऑफ कोर्स दिस इज वन ऑफ द मेथड्स दैट मोस्ट ऑफ द कपल्स यूज। ऑफ कोर्स ये कपल्स यूज करते हैं ये तरीका। सेकंड तरीका बेटा, इसको पॉज करके तुम लोग लिख लो। सेकंड तरीका जो नेचुरल मेथड में ही आता है, जिसका सबसे ज्यादा फेलियर रेट है, हाईएस्ट फेलियर रेट, नंबर 2, इसे बोला जाता है विथड्रॉल मेथड, या फिर इसे बोला जाता है बेटा इसका एक और नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं आपको लिख के बताती हूँ। विथड्रॉल मेथड, ठीक है यार, इसके नाम मैंने गलत तो नहीं लिख दिए? नहीं, सही लिखा है। विथड्रॉल मेथड में क्या होता है बेटा, नाम ही देखो कितना, नाम से ही तुम्हें इसकी रेलेवेंस समझ में आएगी। मेल withdraws the penis from vagina just before
just before ejaculation or insemination. ठीक है, हाईएस्ट फेलियर रेट, हाईएस्ट फेलियर रेट, और होगा भी ना बेटा हाईएस्ट फेलियर रेट, अभी मैं बताती हूं क्यों, इसको नोट करो बेटा, ठीक है। विड्रॉल मेथड का बेटा नाम ही तुम्हें खुद बोल रहा है, मैं थोड़ा गर्म पानी भी मांग लेती हूं। विड्रॉल मेथड का बेटा नाम ही तुम्हें खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि विड्रॉ द पीनस बिफोर इजैक्यूलेशन टेक्स प्लेस। खुद कह रहा है कि विड्रॉ द पीनस, तो विड्रॉइंग द पीनस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, कि इंसेमिनेशन नहीं हुआ, स्पर्म डिपॉजिट नहीं हुए, उससे पहले ही अगर पीनस को मेल पार्टनर विड्रॉ कर ले, जब इजैक्यूलेशन होगा ही नहीं, स्पर्म डिपॉजिट होंगे ही नहीं, तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। समझ गए मेरी बात? इसीलिए इसको विड्रॉल मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बेटा क्वाइटस इंटरप्टस, ठीक है। कई बार याद सा नहीं आता है भैया, किसी स्टूडियो इंचार्ज को एक बार ही भेज देना। हाँ, स्क्रीन ऑफ होने वाली है। इसे बोला जाता है क्वाइटस इंटरप्टस। ऑफ कोर्स हाईएस्ट फेलियर रेट है, क्योंकि बेटा कई बारी क्या होता है ना, प्री इजैक्यूलेशन में भी, प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म्स होते हैं, इसीलिए दिस हैज हाईएस्ट फेलियर रेट, ओके। देन थर्ड मेथड जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमिनोरिया। अगेन इसके नाम पे अगर आप फोकस करोगे, इसके नाम पे बेटा अगर फोकस करोगे तो ये आपको मतलब बता देगा कि इसका क्या मतलब है। लैक्टेशनल का मतलब बेटा लैक्टेशन, फीडिंग। एमिनोरिया, ए का मतलब होता है बेटा एब्सेंस, ए का मतलब होता है एब्सेंस, मिनोरिया का मतलब होता है मेंसेस। लैक्टेटिंग मदर जो होती है ना बेटा, जो लैक्टेशन कर रही होती है, और इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, लैक्टेशन, दिस इज रिलेटेड विद लैक्टेशन। ए का मतलब हो गया बेटा एब्सेंस, मिनोरिया का मतलब हो गया मेंसेस या पीरियड्स। पहले मैं फुल फॉर्म लिख देती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं। लैक्टेशनल एमिनोरिया, lactating mother for up to maximum 6 months will not show ovulation, hence नो प्रेगनेंसी। ऐसा क्या होता है, फीडिंग जो मदर्स होती है वो, और देखो ये तो एनसीईआरटी का डेटा है बेटा कि 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली एंड प्रैक्टिकली ट्रू, बट एनसीईआरटी जो कहती है वही आपको सच मान के चलना है। बट ऐसा हुआ क्या कि जो फीडिंग मदर्स होती है वो पहले 6 महीने के लिए, इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दे विल नॉट बी प्रेग्नेंट। वाई? क्योंकि जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनमें बेटा प्रोलैक्टिन का हाई अमाउंट होता है। आपने प्रोलैक्टिन के फंक्शंस देखे थे बेटा? प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है? एक तो मैमोट्रोफिक इफेक्ट होता है और एक होता है लैक्टोजेनिक इफेक्ट। अगले पेज में लिख दूं, इसको आप पॉज करके मतलब रखो, ठीक है। चलो करके करें प्लस। जो लैक्टेटिंग मदर है उनकी बॉडी में बेटा किस हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है? प्रोलैक्टिन। लैक्टेटिंग मदर, PRL is high. What is PRL बेटा? प्रोलैक्टिन। तो ये प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? ये प्रोलैक्टिन बेटा सारे वो हॉर्मोन्स जो आपके फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बेसिकली गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन्स, सबको इनहिबिट करके रखता है। GnRH, that is gonadotrophin releasing hormone from hypothalamus, follicle stimulating hormone of pituitary and luteinizing hormone बेटा
इन सारे हॉर्मोन्स की बैंड बजा रहा है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। अगर ये हॉर्मोन्स का अमाउंट बेटा नेगेटिवली फीडबैक मतलब नेगेटिव फीडबैक रहा, या ये हार्मोन बेटा इनका अमाउंट नहीं बढ़ा, तो ये सारे बेटा क्या करवाते हैं, फॉलिकल्स की ग्रोथ। जब ये फॉलिकल्स बेटा ग्रो ही नहीं करेंगे तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट दिस इज मैक्सिमम इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। इससे क्वेश्चन आ जाता है। इसका लॉजिक तो देखो एनसीईआरटी ने बताया नहीं हुआ है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक आपने देख लिया बेटा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाला लॉजिक था नहीं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन पेपर आपको मार्क करना है कि मैक्सिमम इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। क्लियर है? ये हो गए बेटा आपके सारे क्या, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट जो मैं मूव करने जा रही हूं, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा है कि भाई अब आपको कुछ डिवाइसेस का यूज करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन डिवाइसेस बेटा विच आर यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स टू प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। आप स्पर्म और ओवम को प्रैक्टिकली मिलने नहीं दे रहे हो, फिजिकली मिलने नहीं दे रहे हो, बाय यूजिंग सर्टेन डिवाइसेस टू कवर दी जेनाइटल्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। उसमें आते हैं कॉन्डोम्स, उसमें आते हैं डायाफ्राम्स, उसमें आते हैं वॉल्ट्स, उसमें आते हैं सर्वाइकल कैप्स। तो लेट्स डिस्कस अबाउट नंबर 2 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ऑफ कोर्स ये नेचुरल मेथड नहीं है, ये कहलाता है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर का क्या मतलब होता है बेटा? बैरियर का मतलब होता है दीवार। तो ये एक तरीके से दीवार की तरह तो एक्ट कर रही है ना बेटा, क्योंकि ये फिजिकली स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दे रही। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम लिखेंगे that these are the devices which does not allow the physical meeting of sperm and ovum। फिजिकल मीटिंग स्पर्म और ओवम की होने नहीं देती। जैसे कि एग्जांपल्स में आप क्या लिख रहे हो, डायग्राम बना हुआ है बेटा, कॉन्डोम्स अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स। ये मेल फीमेल के लिए नहीं, सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, दिस इज बेटा द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। दिस इज बेटा द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज अवेलेबल ओनली फॉर फीमेल। किसका बना होता है बेटा? रबर लैटेक्स का बना होता है। दीज आर मेड अप ऑफ रबर लैटेक्स। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटा? कॉन्डोम की। अगर आप ऊपर वाला डायग्राम देखोगे तो दिस इज द कॉन्डोम डायग्राम दैट इज फॉर मेल्स, और सेकेंड वाला डायग्राम देखोगे तो दैट इज अ कॉन्डोम जिसमें 2 रिंग्स होती हैं, दैट इज यूज फॉर फीमेल। फीमेल की कॉन्डोम्स को बेटा फेम शील्ड भी बोला जाता है। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। इसको यूज किया जाता है टू कवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स के केस में कॉन्डोम्स आर यूज टू कवर द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज बेटा पीनस, एंड इन फीमेल द condom fem shield is used to cover the female vagina। अगर आप देखोगे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स को, तो ये तीनों बेटा फीमेल्स के द्वारा यूज की जाती है और ये फीमेल में सर्विक्स एरिया को कवर करती है। ठीक है, जब आप इसके अलावा, और निरोध एक ब्रांड दिया हुआ है कॉन्डोम का विच इज द मोस्ट कॉमन ब्रांड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बेटा ये ध्यान रखना है, निरोध इज द मोस्ट, अपना ज्ञान बेटा यहाँ पे मत चिपकाना, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं। निरोध is the most popular brand of the condoms that is used by men in India। ये डेटा दिया हुआ है, ये आप लिख लेना। ठीक है, मैं कुछ बताने वाली थी बेटा। हाँ, कॉन्डोम्स जो होते हैं बेटा, आप खुद सोच के मुझे लॉजिकली अगर आंसर दे सकते हो तो खुद सोच के मुझे बताओ। कॉन्डोम्स जो होते हैं बेटा, उसके लिए कहा जाता है सिर्फ ये प्रेगनेंसी को नहीं रोकती, प्रेगनेंसी को तो रोक ही रही है ना, ऐसा नहीं है 100% रोक रही है, बट प्रेगनेंसी को तो ये रोक ही रही है, बट प्रेगनेंसी के साथ साथ में बेटा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोक सकती है। लेकिन सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स एंड डायाफ्राम्स बेटा जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को नहीं रोक सकते। जब तक मैं ये बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे आंसर देने की कोशिश करो कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि ये रोक पा रही है एसटीडी को, बट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स ये नहीं रोक पा रहे। आप खुद आंसर दो, मैं तब तक ये लिखती हूँ। अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मेल में कवर्स
पीनस, तो स्पर्म डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। फीमेल में कवर्स वजाइना, इंसेमिनेशन होनी मतलब आगे स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, वजाइना को ही आपने कवर कर दिया है, ठीक है। इन फीमेल कॉन्डोम is called as या is known as fem shield. Female condom is known as fem shield. Most popular brand of condom used by men is निरोध, और एक चीज बेटा मैंने आपको क्या बताई कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी को ही नहीं रोकता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकता है। प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी as well as STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब सोच पाए बेटा ऐसा क्यों हुआ कि कॉन्डोम्स ने बेटा दोनों चीजों को रोका, लेकिन वॉल सर्वाइकल कैप डायफ्राम्स ने सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रेगनेंसी को रोका। क्या सोच पाए? एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। हाँ, क्या सोच पाए? अगर बेटा सर्वाइकल कैप डायफ्राम वॉल्स की बात करूं, ये किसको कवर कर रहे हैं? सर्विक्स को। ऐसे केसेस में बेटा वजाइना अभी भी एक्सपोज्ड है, अगर वेजाइना अभी भी एक्सपोज्ड है बेटा तो फिर वेजाइना तो मेल के कांटेक्ट में आएगा, और अगर वेजाइना कांटेक्ट में आ रहा है बेटा तो फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे वेजाइना को आपने कवर कर दिया, यहाँ सर्विक्स को कवर कर रहे हो। वेजाइना अभी भी एक्सपोज्ड है, वेजाइना एक्सपोज्ड रहेगा तो प्रेगनेंसी अभी भी एसटीडी अभी भी हो सकती है। समझ गए? इसको पॉज करके तुमने लिखा कुछ इस तरीके से बेटा दिखते हैं डायफ्राम सर्वाइकल कैप्स। तो हम इसके बारे में लिख रहे हैं कि सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्राम, वॉल्ट, प्रिवेंट ओनली प्रेगनेंसी but not STD as the cervix is covered, but vagina is still exposed. Vagina is still exposed. क्योंकि वजाइना एक्सपोज अभी भी है, सिर्फ सर्विक्स कवर्ड है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा अभी भी बना रहेगा, लेकिन बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब बेटा एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि अगर आप बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को, चाहे कॉन्डोम्स की बात करो या इनकी बात करो, इनको केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के साथ में यूज करोगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इटसेल्फ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कुछ स्पर्मीसाइडल केमिकल्स होते हैं जिनमें बोरिक एसिड होता है और अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जो स्पर्म को किल कर सकते हैं। जेलीज के फॉर्म में, फोम के फॉर्म में, क्रीम्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं जो आप लगा सकते हैं या तो डायरेक्टली ऑन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन कि उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो अलोंग विद द दिस बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आप इन जेलीज को, इन क्रीम को, इन फोम्स को यूज करोगे जिनमें बेटा स्पर्मीसाइडल केमिकल्स होते हैं, स्पर्मीसाइडल मतलब स्पर्म को किल करने वाले केमिकल्स होते हैं, तो आपके ये बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है बेटा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। तो आफ्टर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बेटा नंबर 3 व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। केमिकल contraceptive. What is chemical contraceptives? Spermicidal
स्पर्मीसाइडल मतलब किलिंग स्पर्म्स, क्रीम, jellies and foam is available which if used with barrier method is more effective. बेटा देखो, हम 90 से 95% चीजें, इनफैक्ट कभी कभी तो पूरे चैप्टर की 100% चीजें हम खुद से लिख रहे हैं बोर्ड पे। मेरा खुद से क्लास में लिखने का सिर्फ यही मकसद रहता है कि अगर मैं सिर्फ बेटा बोर्ड से हर चीज को सिर्फ पढ़ दूं ना, तो फिर आप बैठे बैठे कुछ भी नहीं लिखोगे। मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्क्रीन के पीछे बैठ के जेन्युइनली बेटा चीजों को लिखते होंगे, जेन्युइनली पढ़ते होंगे, है ना। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बेटा लिख लिख के, मेरे तो सच में बेटा मैं इतनी कुछ क्लासेस हो गई है कुछ दिनों में कि उंगली मेरी दर्द होने लग गई है। और मेरी आदत है कि मैं मैक्सिमम चीजों को लिख के ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। आप भी अपनी ये आदत बनाइए कि आप बेटा साथ साथ में क्लास के नोट्स बनाए, ना ही सिर्फ राम कथा, मतलब ये सिर्फ कथा सुनने के लिए आए हैं, नहीं, ठीक है। हाँ, आपको सिर्फ नाम कथा नहीं सुनना है नाम मात्र के लिए बेटा, आपको जेन्युइनली पढ़ना है, ठीक है। यस, चलो, which if used with barrier method is more effective। आगे बेटा क्या करेंगे हम, आगे हम करेंगे next we are going to discuss beta number 4, IUDs। IUDs, what is IUDs? Intrauterine devices। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। पहले तो मैं बेटा इसकी कुछ खास बातें कहती हूँ जो एनसीईआरटी कहती है इसके बारे में। वाइडली एक्सेप्टेड, और बेटा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईयूडी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। आईयूडी से तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, आईयूडी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। तो वाइडली एक्सेप्टेड मेथड of contraception in India, one of the most, ऐसे करके लिखा हुआ है वैसे तो, वाइडली के आगे एनसीईआरटी कहती है कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड या वाइडली यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंडिया में जो है बेटा वो है आईयूडी। इसके बारे में ये भी लिखा है बेस्ट मेथड if couple wants to create space between children, अगर बच्चों के बीच में बेटा स्पेसिंग करनी है, गैपिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, गैपिंग बिटवीन चिल्ड्रन, स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, these are नॉट सेल्फ इंसर्टेड। ऐसा नहीं है आप कहीं से बेटा आईयूडी खरीद के ले आओ और खुद ही इंसर्ट कर लो। और पहली बात तो बेटा आप खुद नाम से इसका समझो, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, डेफिनेटली बेटा मेल्स तो यूज नहीं करते होंगे, नो मेल हैज अ यूट्रस, नो यूट्रस नो ओपिनियन। किसी ने अगर ये शो देखा है तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर आंसर दे सकता है कि मैंने किस चीज का डायलॉग बोला है, बट एनीवे अगर आपने शो देखा होगा तो भी आपको पता होगा। एनीवे यूटेराइन डिवाइस है बेटा, तो यूटेराइन डिवाइस यूट्रस के अंदर प्लेस की जाएगी। यूट्रस तो बेटा फीमेल के पास है और खुद से बेटा फीमेल ना ही फीमेल और ना ही उसका पार्टनर बेटा यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर सकता है, मतलब इसको फिट कर सकता है। इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ऑफकोर्स ये थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस 2-3 साल के लिए आप लगा के रख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन लगाने के लिए आप गए हो फिर अगले दिन निकालना है, नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये काम आते हैं। दीज आर नॉट सेल्फ इंसर्टेड, इंस्टेड रिक्वायर्स एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस
अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स, लूप के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये हमने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी है जो एनसीईआरटी में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के लिए दी हुई है। अब एक्चुअली में बेटा हम वो बताने वाली हूं मैं आपको जहां से सबसे ज्यादा, ऑफकोर्स ये डेटा से भी क्वेश्चन आता है बेटा कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया कौन सा है। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आता तो है बेटा यहां से क्वेश्चन। लेकिन जो चीज मैं अभी बताने वाली हूं, सबसे ज्यादा चांसेस यहां से क्वेश्चन के आने के हैं कि आईयूडी के डिफरेंट टाइप्स बता दो और उसके एग्जाम्पल, ठीक है, और कैसे काम कर रहा है। बेसिकली हमें तो ये देखना है कि काम कैसे कर रहा है। यहाँ एक आईयूडी बनाया हुआ है बेटा कॉपर टी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ले रही हूँ और मैं क्या लिख रही हूँ, आईयूडी कितने प्रकार के होते हैं। तो आईयूडीज बेटा होते हैं 3 प्रकार के। आईयूडीज आर ऑफ 3 टाइप्स, non-medicated inert IUD, copper releasing IUD and beta hormonal IUD. Number 1, non-medicated या फिर inert IUD, ये नंबर 1। नंबर 2, copper releasing IUD। नंबर 3, हॉर्मोनल आईयूडी। इन दोनों को मैं यहीं पे समझा दे रही हूं, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो अगले पेज में इसको समझाऊंगी, ठीक है। जब मैं बेटा किसकी बात करती हूँ, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, इसके बारे में पहले लिखो एग्जाम्पल जो सबसे पहले पूछा जाएगा, लिपीज लूप या लिपेज लूप। लिपेज लूप, these are not having any hormone or chemical, just that when this device is placed in uterus, uterine wall secretes cytokine which causes phagocytosis of sperm। देखो बेटा पहला जो हमने लिखा हुआ है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी या इनर्ट आईयूडी, इसको नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट बोला क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा आईयूडी है बेटा जिसके पास कोई हॉर्मोन्स नहीं होते हैं, हॉर्मोन्स वाले हॉर्मोनल आईयूडी हो गए, ना ही इनके पास बेटा कोई केमिकल है, जैसे कॉपर रिलीजिंग के पास कॉपर आयंस होते हैं। ये सिर्फ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग शेप में एग्जिस्ट करते हैं, जिसे जब बेटा यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है ना, अब ऑफ कोर्स बेटा ये कोई विदेशी चीज आपके यूट्रस के अंदर आई, और बेटा देखो सबसे पहले तो नॉन मेडिकेटेड इनर्ट आईयूडी ही आई थी मार्केट में। अब जब ये इफेक्टिवली उतना काम नहीं कर रही थी तब जाके बेटा ऑफ कोर्स, जैसे बेटा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आई, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन थी, थर्ड जनरेशन, जब भी कोई पहली चीज आती है तो वो थोड़ी कम इफेक्टिव होती है और फिर बेटा उसमें रिसर्च होती है, उसमें एडवांसमेंट होती है और फिर उससे बेटर चीजें बनाई जाती है। सबसे पहले लेकिन आई थी नॉन मेडिकेटेड इनर्ट आईयूडी। ऐसा देखा गया कि जब इसको यूट्रस में प्लेस किया जाता है तो यूटराइन वॉल थोड़ी देर के लिए बेटा इरिटेट होगी, क्योंकि कोई विदेशी चीज को आप यूटराइन वॉल में प्लेस कर रहे हो, तो ऐसे पूरे यूट्रस में इसको प्लेस कर दिया गया यूटराइन वॉल जो है बेटा बिकॉज ऑफ द इरिटेशन कुछ केमिकल्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है। जो केमिकल्स बेटा क्या होते हैं, साइटोकाइन। कौन से केमिकल्स बेटा रिलीज करना स्टार्ट करती है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो केमिकल्स रिलीज हो रहा है बेटा यूटेराइन वॉल से, ये केमिकल्स ना बेटा फैगोसाइटोसिस करवाते हैं स्पर्म के, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये स्पर्म की किलिंग करते हैं, ये स्पर्म को जिंदा नहीं रहने देते बेसिकली, ठीक है। फैगोसाइटोसिस से बेटर होगा बेटा आप ये लिखें, क्योंकि ऑफ कोर्स
साइटोसिस साइटोकाइनिन की मदद से नहीं हो रहा है, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं कुछ जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करते हैं। साइटोकाइनिन की मदद से जो होता है बेटा, स्पर्म को फैगोसाइटिक सेल ऑफ द यूट्रस उसको खा जाते हैं और उसको सर्वाइव नहीं करने देते, ठीक है। तो फैगोसाइटिक सेल्स हमेशा घात लगाए बैठे होते हैं कि हम स्पर्म को किल कर देंगे, तो जिसमें कि ये साइटोकाइनिन मदद कर रहा है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं था। तो फिर कॉपर रिलीजिंग और फिर हार्मोनल आईयूडीज आ गए मार्केट में। आपको पहली बात तो बेटा लिपेज लूप किसका एग्जाम्पल है वो याद रखना है, ठीक है। नंबर 2 मैं कॉपर रिलीजिंग को यहां बता रही हूँ, हार्मोनल को अगले पेज में बताऊंगी। जिसका नाम ही है बेटा कॉपर रिलीजिंग, ये ऐसे डिवाइसेस होंगे, ये ऐसे आईयूडीज होंगे विच रिलीज कॉपर आयंस। अब कॉपर आयन करता क्या है ये मैं आपको बताती हूं। इसको बताने से पहले मैं इसका एग्जाम्पल देती हूं, जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। देखो CuT, Cu7, इसके तो बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। जिसके नाम से नहीं समझ में आता सवाल हमेशा वहां से दिया जाता है। मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, ये तीनों ही कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में जो ये कॉपर आयंस है ये करते क्या है, इसका क्या फंक्शन है, जरा ये देखना बेटा। नंबर 1 यहां लिखूंगी, नंबर 2 यहां लिखूंगी, क्योंकि हार्मोनल आईयूडी हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नंबर 1 फंक्शन एनसीईआरटी कहती है इट रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी, और ये तो बेटा स्टार मार्क करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिड्यूसेस स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी। Number 2, it changes certain proteins on sperm's plasma membrane, hence reduces the fertilizing ability of the sperm। देखो दो तरीके से काम कर रहा है। एनसीईआरटी तो कहती है इट रिड्यूसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड इट रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म या फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा, कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को अगर कम कर देगा तो ये बहुत धीरे धीरे जाएगा, जितनी तेजी से इसको जाना था उतनी तेजी से जाएगा नहीं। अगर इसकी मोटिलिटी कम हो गई तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटिक सेल तो बैठे हुए हैं ना, फैगोसाइटिक सेल्स तो बैठे हुए हैं। जैसे ही इसकी मोटिलिटी बेटा कम हुई, फैगोसाइटिक सेल्स ने इन पर अटैक किया और इनको खा गए। तो एक किया इसने रिड्यूसिंग द स्पर्म्स मोटिलिटी, नंबर 2 इसने क्या किया, इसने स्पर्म की बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स को चेंज कर दिया। स्पर्म को बेटा ओवम को रिकॉग्नाइज करना होता है, उस साइड को रिकॉग्नाइज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन करने होते हैं, एग्लूटिनेशन करना होता है। ये आपने पढ़ा था, कैपेसिटेशन होती है स्पर्म्स की, राइट। इसने स्पर्म्स की बेटा ऊपर प्रेजेंट कुछ मेम्ब्रेन्स को, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को चेंज करवा दिया, बदल दिया या ऑल्टर कर दिया। तो इससे अब वो स्पर्म बेटा ओवम को फर्टिलाइज करने के बहुत ही कम केपेबल रहता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए उसकी सारी चीजें बेटा इंटैक्ट और ठीक ठाक होनी चाहिए। तो इसने एनसीईआरटी ने डायरेक्टली ये कहा है कि इट रिड्यूसेस द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्पर्म। कैसे रिड्यूस किया, इस तरीके से रिड्यूस किया, सर्टेन प्रोटीन्स को उसने ऑल्टर कर दिया, जिसके कारण बेटा अब वो स्पर्म उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो उस साइड को पेनिट्रेट या फर्टिलाइज कर पाए। समझ गए मेरी बात। एग्जाम्पल जरूर याद रखना। अब हम बेटा हार्मोनल आईयूडी की बात करते हैं। हार्मोनल आईयूडी को जरा ध्यान से सुनना। ये जैसे बेटा एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉपर टी आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, इस तरीके से बेटा प्लेस किया जाता है और ये चीज बाहर रहती है, ठीक है। जब भी निकालना होता है तो इसी की मदद से बेटा इसे बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, हार्मोनल आईयूडी के बारे में। जस्ट एक सेकेंड, क्या बताने वाली हूँ, हार्मोनल आईयूडी। पहले इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, और नाम से ये तो समझ में आ रहा है हार्मोनल आईयूडी का मतलब है कि इसमें हार्मोन्स होंगे, डेफिनेटली। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बेटा हार्मोन का ही खेल है। पहले मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। हार्मोन कंटेनिंग आईयूडीज होंगे LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट। LNG-20 का मतलब है लेव्यूनॉर गैस्ट्रल 20,
लेव्यूनोर गेस्ट्रल 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है, लेकिन एक चीज याद रखना है बेटा, क्योंकि आगे मैं आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी पढ़ाऊंगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे बेटा जिसको पिल्स के नाम से भी जानते हैं, इनमें भी हार्मोन्स होते हैं, इनमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों होता है। लेकिन हार्मोनल आईयूडी ऐसे आईयूडीज होते हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। अब आप बोलोगे मैम प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन होता है ना, फिर ये प्रेगनेंसी को रोक कैसे रहा है? अभी हम बताएंगे कि ये प्रेगनेंसी को कैसे रोकता है। इसको ऐसे ही टाइम पे लिया जाता है कि प्रेगनेंसी को ये रोकने के ही काम में आता है। बेटा LNG-20 हो या फिर बेटा प्रोजेस्टासर्ट हो, दोनों ही प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस हैं। लेव्यूनोर गेस्ट्रॉल भी बेटा किससे आया? लेव्यूनोर गेस्ट्रॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइस है। अब देखना बेटा जरा ये क्या कर रहा है, एक डायग्राम की मदद से इसका मैं फंक्शन सारा बताती हूँ। सही से बना है? थोड़ा तो ठीक से बनी गया होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं, इसकी क्योंकि जरूरत नहीं है। जैसे मैं किसी का भी एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ, LNG-20 या फिर प्रोजेस्टासर्ट, क्योंकि दोनों में ही बेटा क्या है, दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन है। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। P फॉर प्रोजेस्टेरॉन मैं दिखा रही हूँ। इसका काम है नंबर 1 ओवरी पर, पहले मैं इसके फंक्शन लिख दे रही हूँ, फिर मैं समझा रही हूँ कर कैसे रहा है। एन ओव्यूलेशन। नंबर 2 alter the quality of cervical mucus. Number 3 reduces motility of fallopian tube. अरे यार एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। Number 4 makes endometrium unsuitable for implantation. पहली बात तो बेटा आपको इसको याद रखने का मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि पहला काम आपको ये याद होना चाहिए कि ये याद होना चाहिए कि इसका क्या क्या फंक्शन है। फिर मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये ऐसी चीजें करता कैसे है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस में 4 चीजों पर एक्ट कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ओवरी, ओवरी से बेटा, ओवरी से क्या निकलता है? फैलोपियन ट्यूब। दूसरा ये फैलोपियन ट्यूब पर एक्ट करता है। फैलोपियन ट्यूब किसको ज्वाइन करता है बेटा? यूट्रस को। ये यूट्रस पर भी एक्ट करता है। यूट्रस का लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? सर्विक्स। ये सर्विक्स पर भी एक्ट करता है। तो ये याद रखने का तरीका है कि ये चारों पार्ट्स पर एक्ट कर सकता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस एंड सर्विक्स। अब आपको दिमाग लगा के ये सोचना है कि भाई जिसका जो काम है वो उस काम को होने नहीं देगा। ओवरी का काम है ओव्यूलेशन करवाना, ये ओव्यूलेशन होने नहीं देगा। फैलोपियन ट्यूब का काम है फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी, एग की मूवमेंट, है ना, ये मोटिलिटी को रिड्यूस कर देगा। यूट्रस का काम है इम्प्लांटेशन करवाना, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर एक्ट करके उसकी एंडोमेट्रियम को अनस्यूटेबल बना देगा फॉर इम्प्लांटेशन। सर्विक्स का काम है बेटा अलाउ करना स्पर्म को ऊपर जाने के लिए, बट ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देगा। बेसिकली ये सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कराता है। यहाँ पे म्यूकस जो है प्रोड्यूस होता है उसको थिक करवा देगा। थिक से क्या हो जाएगा बेटा? स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। पहला काम आपका ये है कि आप ये चीज याद रखो कि ये किस किस पार्ट पर एक्ट करके कर क्या रहा है। आगे मैं आपको अभी समझा रही हूं, एक सिप पानी पी के।
कि एक्चुअल में ये सारी चीजें हो कैसे रही है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये पढ़ा कि ये चारों चीजों पर एक्ट करके ये सारे फंक्शंस को करवा रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। हमने ऐसे डिवाइसेस का बेटा यूज किया जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है। बेटा प्रोजेस्टेरॉन जब भी हाई होता है, आप सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन सोच के देखो, अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहेगा, अगर बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहेगा, अभी प्रेगनेंसी तो हुई नहीं है ना, प्रेग्नेंट फीमेल को तो नहीं लेके आए हैं हम, क्योंकि हम प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में अबॉर्शन नहीं करा रहे, अबॉर्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन को बॉडी में हाई रखूंगी तो एक चीज मुझे पता है कि ये जीएनआरएच को नहीं बढ़ने देगा, ये एफएसएच को नहीं बढ़ने देगा, और ये एलएच को भी नहीं बढ़ने देगा। क्या ये बात से सब सहमति रखते हैं? हमने पढ़ा है ना बेटा, साइकिल में जब प्रोजेस्टेरॉन आता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, उस टाइम पे एफएसएच, एलएच, जीएनआरएच सब ड्रॉप करती है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम की भी डेथ हो जाती है। जब ये सारे होंगे ही नहीं, नो फॉलिकल्स, फॉलिकल्स होंगे ही नहीं, नो ओव्यूलेशन, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। और एक चीज बताइए जरा हमको, एक चीज हमको जरा बताइए, फॉलिकल्स नहीं होंगे तो क्या ईस्ट्रोजन है? फॉलिकल्स नहीं है तो क्या ईस्ट्रोजन है? ईस्ट्रोजन नहीं है तो क्या एंडोमेट्रियम तुम्हें ढंग से बनी हुई दिखेगी? क्या तुम्हें एंडोमेट्रियम ढंग से बनी हुई दिखेगी? तो एंडोमेट्रियम भी तो तुमने ढंग से बनाई नहीं ना इम्प्लांटेशन के लिए, इसलिए तुमने बोला इट मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इसीलिए तुमने बोला कि एन ओव्यूलेशन हो गया, क्योंकि एन ओव्यूलेशन का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हुआ? तुमने कॉन्टिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन को बॉडी में हाई रखा, प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो ये सारे हार्मोन्स को नेगेटिव फीडबैक देगा, ये सारे हार्मोन्स अगर नेगेटिव फीडबैक पे रहेंगे तो फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा, फॉलिकल ही नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन बॉडी में कहां से आएगा? एंडोमेट्रियम भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। सर्वाइकल म्यूकस क्यों थिक हुआ? आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी पढ़ा था बेटा कि सर्विक्स की म्यूकस की थिकनिंग के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्चुअल में सर्विक्स की म्यूकस की थिकनिंग कराता है, वहां पे म्यूकस प्लग बना देता है। अब बेटा तुम्हें इस वक्त थोड़ी म्यूकस प्लग चाहिए, यानी कि लॉजिकली सोचो तो बॉडी ऐसा फील कर रही है कि वो प्रेग्नेंट है बट वो प्रेग्नेंट नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी ये होता है, आप फील कर रहे हो कि आप प्रेग्नेंट हो बट आप नहीं हो प्रेग्नेंट, तुझे लगता है तू है बट तू नहीं है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमने बॉडी में हाई रखा है। बॉडी को ऐसा फील करा रहे हैं बट नकली फील हो रहा है बेटा, नकली, एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट नहीं हो। और उसी चक्कर में वो सारी चीजें हो रही है जो एक्चुअल में प्रेगनेंसी के वक्त में नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के वक्त में दूसरा फॉलिकल ग्रो नहीं करता है, प्रेगनेंसी के वक्त में ओव्यूलेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी के वक्त में सर्वाइकल म्यूकस थिक रहता है, और फैलोपियन ट्यूब की भी मूवमेंट नहीं दिखती है, क्योंकि आपको कोई एग को तो मूव कराना ही नहीं है। तो एक फेक प्रेगनेंसी का बेटा एक हम वो करके क्या कर रहे होते हैं, प्रेगनेंसी को एक्चुअल में रोक रहे होते हैं। तो बॉडी को बस ऐसा महसूस कराया कि आप प्रेग्नेंट हो बट आप प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सीक्वेंस में ये 4 पार्ट्स पर एक्ट कर रहा है, ओवरी पर एक्ट कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब पर एक्ट कर रहा है, यूट्रस पर एक्ट कर रहा है, एंड इट इज एक्टिंग ऑन दी सर्विक्स एज वेल। दैट्स इट फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब हम आते हैं बेटा, सिर्फ ये एक लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है, बाकी सारे बहुत इजी हैं। तो दिस इज नंबर 5, आईयूडी था नंबर 4, दिस इज नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये पत्ता दिख रहा है बेटा तुम्हें, जिसको पॉपुलरली पिल्स के नाम से जाना जाता है। हमने अभी तक एक ही पिल के बारे में पढ़ा है बेटा, एंड दैट पिल विच वी हैव डिस्कस्ड इज सहेली, जो सीडीआरआई लखनऊ ने डेवलप की थी। वो सारी पिल्स और ये पिल्स में बहुत सारा अंतर होता है। ये स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं, इनमें हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होती है, ठीक है। पहले मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लिखती हूँ कि है क्या ये, पॉपुलरली नोन एज पिल्स, पॉपुलरली नोन एज पिल्स contain ईस्ट्रोजन। देखो 2 तरीके की पिल्स होते, कंटेन ईदर ओनली प्रोजेस्टेरॉन, बेटा आगे से मैं प्रोजेस्टेरॉन को थोड़ा पी करके लिखूंगी क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फिर स्पेस नहीं बचता, पी, या फिर
और प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। देखो डिटेल में पढ़ाने के लिए हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो उतनी डिटेल में आपको जाना नहीं है। एक होती है कंबाइंड पिल्स, एक होती है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस, कंबाइंड पिल्स जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। अभी तक हमने हार्मोनल आईयूडी में ये पढ़ा नहीं था कि ईस्ट्रोजन का कोई कॉन्सेप्ट है, यहां ईस्ट्रोजन भी आ गई है, ठीक है, यहां बेटा ईस्ट्रोजन भी आ गई है, समझ पा रहे हो। तो अभी तक हमने सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अभी हमने प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स में पढ़ रहे हैं। अब इनका डोजेज जो होता है, ऑफ कोर्स ये स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, सहेली नॉन स्टेरॉइडल है। सहेली वंस इन अ वीक है ये, लेकिन महीने में 21 दिन के लिए ली जाती है। सहेली ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, हम वो बातें लिख चुके हैं, लेकिन ये कैसे काम करती है इसको जरा देखते हैं। पहली बात तो इसका डोज मैं बता रही हूँ कैसे लिया जाता है। इट इज टेकन continuously for 21 days starting from any day of menstruation। जिस वक्त में ब्लीडिंग हो रही होती है उसके डे 1 से 5 में से आप कभी भी चालू कर सकते हो, मैं डे 5 से चालू करके आपको बताऊंगी। एंड गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन का आप गैप लेते हो। अब देखो किस तरीके से ये काम कर रही है और कैसे आपको पूरा फंक्शन मैं आपको समझाती हूँ। एक काम करते हैं बेटा, अगले पेज में बनाते हैं, यहाँ पे जगह की कमी हो जाएगी, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिखो, मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताती हूँ। रेड कलर की गोलियां भी आपको कुछ दिख रही होगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। ज्यादा हो गया, 1 2 हाय बेटा हाय, क्या मैं इसको हिला नहीं सकती यार? सिर्फ इसको नहीं हिला सकती, हिला सकती हूँ ना, इसको बड़ा छोटा नहीं कर सकती? चलो कोई नहीं यार, किस्मत खराब हो तो बेटा क्या कर सकते हैं, फिर से बनाना पड़ेगा। हटाओ यार, 1 सेकंड बेटा। वन 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो ये रेड वाली पिल्स आयरन पिल्स होती है, ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ। मैंने आपको अभी क्या बोला बेटा कि ओरल पिल्स को कब लिया जाता है? किसी भी ब्लीडिंग जिस वक्त में फीमेल को हो रही होती है, डे 1 से लेके 5 में आप कभी भी ले सकते हो। मैं 5th डे से आपको लेके बता रही हूँ, लेकिन जब भी आप लेना चालू करोगे आपको 21 दिन के लिए कंटिन्यूसली लेना है। तो मैं सपोज बोल रही हूँ बेटा, मैं डे 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से बोल रही हूँ कि ये फीमेल लेना चालू कर रही है, तो आपने कितनी डे 5 से लेकर आप कितने दिन तक लोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की? डे 25 तक आप लोगे। टोटल 21 गोलियां हुई कि नहीं बेटा? गोली को काउंट करो, गोली नंबर 1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10 9 8 15 16 17 18 19 20 21। आपने 21 दिन के लिए कंटिन्यूसली बेटा ये गोलियां ली, और फिर आपने बेटा 7 दिन का ब्रेक लिया। कौन कौन से डे पे आपने ब्रेक लिया? 26th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 27th, हम 28 दिन की मान के चल रहे हैं। 1 2 3 4, इस दिन पे आपने बेटा आयरन टैबलेट्स ली। इसका क्या रीजन है अभी मैं बता रही हूँ। आपने 1 से लेके 21 जो 21 गोलियां आपने 5 से लेके 25 दिन तक ली, आपने इस टोटल ड्यूरेशन ऑफ 21 डेज में, मैं प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूं, आपने 21 डेज के लिए कंटिन्यूअसली पिल्स लिया। और इन पिल्स में बेटा क्या था? इन पिल्स में था
प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में क्या प्रेगनेंसी है? एक्चुअल में प्रेगनेंसी तो नहीं है, एक्चुअल में प्रेगनेंसी नहीं है। आपसे बॉडी को अभी फील कराओगे। देखो ईस्ट्रोजन का क्या काम होगा बेटा, अभी तक आपने ईस्ट्रोजन नहीं पढ़ा था। ईस्ट्रोजन का क्या काम होगा? इस कंटिन्यूअसली बेटा 21 दिन तक ये एंडोमेट्रियम को बनाएगा, एंडोमेट्रियम को बनाएगा कि नहीं? अब आपको फॉलिकल की जरूरत नहीं है एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसा हार्मोन खुद से बाहर से दे दिया है। अदरवाइज तो फॉलिकल से बेटा फॉलिकल से हार्मोन निकलता था और वो हार्मोन आपके एंडोमेट्रियम को बनाता था। अभी मेरे को फॉलिकल की जरूरत नहीं है, मैंने बाहर से ही बेटा क्या दे दिया है, ईस्ट्रोजन, जो एंडोमेट्रियम को 21 दिन के लिए कंटिन्यूअसली बनाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा होगा बेटा? वही सारी चीजें जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। नंबर 1, एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। नंबर 2, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग, थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। नंबर 3, एन ओव्यूलेशन। सहेली कभी भी एन ओव्यूलेशन नहीं करती है बेटा, सहेली कभी ओव्यूलेशन को नहीं रोकती है। सहेली ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉडिफाई कर देती है, ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग को अलाउ नहीं करती है, बट ये एन ओव्यूलेशन कर सकती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जीएनआरएच एफएसएच एलएच को बढ़ने ही नहीं देगा। जीएनआरएच एफएसएच एलएच को बढ़ने ही नहीं देगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, फॉलिकल्स नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा। सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवाएगा। देखो बॉडी फील कर रही है कि प्रेग्नेंट है, तभी वो म्यूकस की थिकनिंग करवा रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है। और आप कंटिन्यूअसली एंडोमेट्रियम को भी बना रहे हो बेटा, एंडोमेट्रियम को भी थिक कर रहे हो, लेकिन एंडोमेट्रियम को आप सूटेबल रहने ही नहीं दोगे इम्प्लांटेशन के लिए। पता है क्यों? एंडोमेट्रियम बनी नहीं रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि 21 दिन तक तो आपने बेटा प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को हाई रखा, लेकिन 21 दिन के बाद बेटा आपने यहां से नो टैबलेट, आपने एकदम से टैबलेट लेना छोड़ दिया, एकदम से टैबलेट लेना छोड़ दिया तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप कर जाएंगी। तो अभी तक जो एंडोमेट्रियम बनी हुई थी विद द हेल्प ऑफ दिस ईस्ट्रोजन, ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी बेटा? ब्रेक होगी कि नहीं? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? अभी तक तुमने फॉल्स तरीके से ईस्ट्रोजन के मदद से एंडोमेट्रियम को बनाए रखा था, लेकिन तुमने बॉडी को एक तरीके से धोखा दिया, और 21 दिन के बाद जैसे तुमने बेटा पिल्स लेना छोड़ा तो तुम्हारी एंडोमेट्रियम एकदम से टूटेगी। तुम्हारी एंडोमेट्रियम टूटेगी तो ब्लीडिंग होगी, ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कुछ ही पार्ट तुम्हें दिख रहा है। मेंस्ट्रुएशन अगर तुम बोलते हो रियल वाली मेंस्ट्रुएशन, उसमें तो बेटा फॉलिकुलर फेज होना चाहिए, ल्यूटियल फेज होना चाहिए, जो भी फेजेस आपने पढ़े वो होना चाहिए। इसमें सारे फेजेस तुम्हें दिख ही नहीं रहे हैं, है ना? इसमें सिर्फ तुम्हें एक फेक मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दिखेगी। और बेटा क्योंकि फीमेल बहुत ज्यादा ब्लीड करती है तो कहीं उसमें बेटा आयरन हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए, इसीलिए ये 7 दिन के ब्रेक में फीमेल को दिया जाता है आयरन टैबलेट्स, क्योंकि ये ब्लीडिंग को कंपनसेट करने के लिए। ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, फिर से बेटा तुम चालू कर दो 7 दिन के बाद, गैप के बाद तुम वापस से चालू कर दो लेना, तो वापस से यही सेम चीज होने लगेगी। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन को हाई रखोगे, बस इसमें और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें और हार्मोनल आईयूडी में सिर्फ एक अंतर है कि यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से ब्लीडिंग दिख रही है, जो फेक ब्लीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे तुमने एंडोमेट्रियम को किसी ना किसी तरीके से बना रखा था विद दी हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन, वहां पे एंडोमेट्रियम तुम्हारी बनती ही नहीं है। बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों के काम करने का तरीका अलग है। बस ये याद रखना, इट्स अ स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल, सहेली कभी बेटा इंप्लांटेशन को नहीं रोक रही है, सॉरी सहेली कभी भी ओव्यूलेशन को नहीं रोक रही है, बट आपकी नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओव्यूलेशन को भी रोकती है। किस तरीके से रोकती है, किस तरीके से डोज दिया जाता है, सब लिख चुके हैं। बस आयरन टैबलेट्स के बारे में एक बारी मैं लिख देती हूँ, आयरन टैबलेट्स के बारे में मैं एक बारी लिख देती हूँ, एक नोट डाल के। In the gap of 7 days, in the gap of 7 days, iron tablets are taken to compensate the blood loss.
अब देखो, जब तुम्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल वाले, आईयूडी सब समझ में आ गए, तो अगला जो बेटा वो है ना प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका, इम्प्लांट और इंजेक्टेबल। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल ये बहुत ही इजी है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, ये बहुत ही इजी है। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल बेटा कुछ अलग से कोई चीज नहीं है, दीज आर ऑल्सो हार्मोन कंटेनिंग। इम्प्लांट्स जो होते हैं, इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट करने का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट करना। जैसे किसी के दिमाग में तुम कुछ इम्प्लांट कर दो, नीट बहुत डिफिकल्ट है, ये तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया गया है, बिठा दिया गया है। वैसे इम्प्लांट्स कुछ ऐसे बेटा डिवाइसेस होते हैं, मेटल के डिवाइसेस होते हैं, सिलिकॉन कंटेनिंग कैप्सूल्स होते हैं, जिन्हें स्किन के नीचे प्लेस कर दिया जाता है फीमेल के, सबडर्मली। यूजुअली जैसे फोर आर्म के नीचे, सबडर्मली, बिलो द डर्मिस, इसको प्लेस किया जाता है इन अ फैन शेप मैनर। चाइनीज फैन नहीं होता, वैसे फैन शेप मैनर में बेटा आप इसे प्लेस करते हो। होती क्या, ये हार्मोन कंटेनिंग, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा। और इंजेक्टेबल्स का मतलब होता है इंजेक्शन के फॉर्म में फीमेल को हार्मोन्स दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या ईस्ट्रोजन। काम करने का तरीका क्या है? काम करने का तरीका एग्जैक्टली लाइक दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आपको अलग से वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। दे वर्क जस्ट लाइक बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। द ओनली थिंग इज इम्प्लांट्स आर द डिवाइसेस लाइक सिलिकॉन कंटेनिंग डिवाइसेस, सिलिकॉन डिवाइसेस होती हैं, या आप बोलो मेटल की डिवाइसेस होती है जिनमें बेटा हार्मोन होते हैं। ऐसे 6 सिलिकॉन कैप्सूल वाला एनसीईआरटी में एक डिवाइस दिया हुआ है बेटा, जिसे बोला जाता है नॉर प्लांट। जिसे क्या बोला जाता है? नॉर प्लांट। ठीक है, एक सेकेंड, जिसे बोला जाता है नॉर प्लांट। ये एनसीईआरटी में 6 सिलिकॉन के ऐसे कैप्सूल होते हैं जिसे बेटा प्लेस किया जाता है 1 2 3 4 5 6 स्किन के नीचे। दिस इज नॉर प्लांट, एग्जाम्पल ऑफ बेटा इम्प्लांट दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो एक बार हम लिख देते हैं, बहुत ही सरल सा है, कुछ अलग से कुछ है नहीं, बहुत ईजी सा है। कॉन्सेप्ट जो पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप सिंपली लिख लो। इम्प्लांट के बारे में जैसे कि आप लिख लोगे हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस जिनमें आप बोल रहे हो कि इनमें प्रोजेस्ट्रॉन है या फिर प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन है, विच आर प्लेस्ड सबडर्मली। सब का मतलब बिलो, डर्मली मतलब डर्मिस, डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है। प्लेस सबडर्मली इन अ फैन शेप मैनर, वर्क्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओनली। और क्या लिखोगे बेटा? एग्जाम्पल नॉर प्लांट, इसका दिया हुआ है तो इसका लिख लो। 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं इसमें, 6 सिलिकॉन कैप्सूल। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में आप हार्मोन दे रहे हो। हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन आर गिवन एज इंजेक्शन, आर गिवन एज इंजेक्शन। इसका भी मैकेनिज्म बेटा क्या है? एग्जैक्टली लाइक हार्मोनल वाले जो तुमने अभी तक सारे डिवाइसेस पढ़े। एक चीज और बेटा, एनसीईआरटी इम्प्लांट्स के बारे में कहती है ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव होती है, कैन बी इफेक्टिव अप टू 5 years। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए प्रेगनेंसी को रोकना है तो ये अप टू 5 years बेटा क्या होती है? इफेक्टिव होती है। अच्छा, कल मैंने एक चीज के बारे में नहीं बताया था, साइड इफेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं कि यार साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बेटा इसको पॉज करो, 1-2 पॉइंट्स अभी बचे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, जैसे ये नॉर प्लांट दिया हुआ है वो भी बताती हूँ, और फिर स्टेरिलाइजेशन भी बचा है जो परमानेंट मेथड है वो भी आपको बताती हूँ। शायद आज एमटीपी अगर ना हो पाए तो, क्योंकि अगले दिन का टॉपिक जो है बहुत छोटा सा है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बहुत छोटा है और इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक भी बहुत छोटा है, और कितने ही पीवाईक्यूज होंगे। तो एमटीपी वाला टॉपिक अगर आज का लेक्चर 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा तो मैं नहीं दूंगी, फिर एमटीपी अगले क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा थोड़ा सा। एनीवे, मैं आपको एक चीज बता रही थी बेटा, वो चीज क्या बता रही थी मैं आपको? वो चीज मैं आपको बताती थी साइड इफेक्ट। बहुत सारे बच्चे साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली बेटा अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हो, जस्ट लाइक यू आर यूजिंग आईयूडीज और यू आर यूजिंग बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स,
तो ऑफकोर्स बेटा इनके साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जो लोग बेटा इसको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज करते हैं ऑफकोर्स उनमें साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन अगर आप एक तरीके से चीजों को यूज करो या फिर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज ना करो तो ऑफकोर्स बेटा कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो फ्यूचर में प्रेगनेंसी में बेटा प्रॉब्लम आ सकती है। हम बोलते हैं यूजुअली कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्ट, साइड इफेक्ट जो होते हैं कम होने चाहिए, है ना, लेकिन कुछ के कम है, कुछ के ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी में एक चीज़ दी हुई है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। अगर कोई कैजुअल सेक्स केस है या रेप केसेस है, ऐसे केसेस में बेटा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अगर 72 घंटों के अंदर, क्योंकि 72 आवर्स अगर हो गए बेटा तो फिर बेटा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन एंड एवरीथिंग। 72 आवर्स के अगर फर्टिलाइजेशन होगी फिर तो आप क्या करोगे, 72 आवर्स के अंदर बेटा अगर आपने ऐसी फीमेल को जो रेप केस या कैजुअल सेक्स का के बाद आई है, 72 आवर्स के अंदर अगर उसको प्रोजेस्टेरॉन दे दिया जाए या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दे दिया जाए या हार्मोनल आईयूडी दे दिया जाए, तो ऐसे केसेस में उसमें प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हो। ये अबॉर्शन को रोकने का तरीका नहीं है बेटा, अबॉर्शन पिल्स अलग आती है, मेफेस्टेरॉन बोलते हैं उसको, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती हैं। ये प्रेगनेंसी को रोक रही हैं, ये अबॉर्शन नहीं करवा रही है। अबॉर्शन मतलब सब कुछ हो चुका है, इम्प्लांटेशन, अब आप बच्चे को अबॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के नाम पे दिया हुआ है। एक बार मैं लिखती हूँ, आप देखो, इसको पढ़ो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, क्या कहना चाह रहे हैं हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में? ड्यूरिंग रेप केस और कैजुअल सेक्स, इफ विद इन 72 आवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद इन 72 आवर्स हार्मोनल आईयूडी और प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन एनी फॉर्म नहीं, जैसे इंजेक्शंस के फॉर्म में, इज गिवन टू द फीमेल, it can act as a contraceptive। कॉन्ट्रासेप्टिव कभी अबॉर्शन नहीं होती है बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब आप प्रेगनेंसी को रोक रहे हो। तो ऑफ कोर्स बेटा वो सारी चीजें होने लगेंगी ना जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूजुअली पढ़ रहे हो, आपने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अभी पढ़े कि कॉन्ट्रासेप्टिव में ऐसा होता है वैसा होता है, वो सारी चीजें होने लगेंगी। बेसिकली आप वही सारी चीजों को कर रहे हो, लेकिन बशर्ते आप 72 आवर्स के अंदर ये काम कर रहे हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह याद एक्ट करेगा। लास्ट बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बचा हुआ है, जो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है, जो यूजुअली बेटा ऐसे कपल्स बेटा यूज करते हैं जिनको अब प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन से बेटा हम ये समझते हैं कि ये ऐसे तरीके होंगे जिनकी रिवर्सिबिलिटी जो होगी काफी पुअर होगी। एक होती है वैसेक्टॉमी, इससे भी बेटा जब भी सवाल आता है तो बहुत ही ईजी सवाल आता है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत आसान है, आधे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, और अगर आप इसके नाम पे जाओगे तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया बेटा वैसेक्टॉमी, एक हो गया बेटा ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, एक्टॉमी का मतलब होता है रिमूव कर देना। एक है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, एक है सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल। वैस्ट डिफरेंस किस में होता है मेल्स में, तो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल। पहले ये लिखें, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल, सर्जिकल मेथड of contraception in female। इन फीमेल वैसेक्टॉमी में क्या किया जाता है, लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ।
An incision is made through scrotum, and vas deferens is cut and tied up. Transport of sperm is blocked. An incision is made through vagina or abdomen, and fallopian tube is cut. भाई बहुत लिखना पड़ता है बेटा, बहुत लिखना पड़ता है। ये मत बोलना मैम हमें तो इतने सब्जेक्ट्स का लिखना पड़ता है। यार हमें भी बेटा 4-4 क्लासेस में लिखना पड़ता है, ठीक है। एटलीस्ट बेटा तुम्हें 4 बार जूलॉजी का तो थ्योरी नहीं लिखना पड़ रहा है ना, कभी कभी तो नंबर भी लिखते हो ना यार, कम कम। fallopian tube is cut and tied up. Transport of ovum is blocked. Transport of ovum is blocked. सुनना मेरी बात ध्यान से। एक है बेटा सर्जिकल मेथड, दोनों ही की ही रिवर्सिबिलिटी वैसे तो पुअर है, ठीक है। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स, वैसेक्टोमी, इन फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी नाम कहां से आया? फैलोपियन ट्यूब। वैसेक्टोमी नाम कहां से आया बेटा? वैस डिफरेंस। तो मेल्स के केस में वैस डिफरेंस क्या करता है बेटा? टेस्टिस से निकलता है, स्पर्म को कैरी करने के काम में आता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है आगे जाके, राइट, सेमाइनल वेसिकल से डक्ट रिसीव करता है। तो तुम इसके केस में बेटा क्या कर रहे हो? तुम इसके केस में स्क्रोटम के थ्रू एक कट, छोटा सा इंसिजन, ऐसा नहीं बेटा पूरा स्क्रोटम काट कर निकाल दिया, नहीं। आपको पता है बेटा अच्छे ऑपरेशंस वो होते हैं, जो भी आप ऑपरेशंस करो, अगर कोई सर्जन बनता है जिसमें कट बहुत मिनिमम लगता है, मिनिमम कट लग के अगर ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि हम भी बेटा रैट्स में, हमने जब मैं बीएचयू में थी तो हम माइस का बेटा करते थे टेस्टिस रिमूवल, वो ऑपरेशन हमारा एक प्रैक्टिकल होता था। तो टेस्टिस एक रिमूव करके फिर टेस्टिस स्क्रोटम को टाई अप करना होता है। अगर आप ढंग से कर लो तो नंबर मिल जाते हैं पूरे, जिसका जितना कम कट लगा होता है वो उतना अच्छा होता है। ओवरी भी निकाला होता है। ये एक्सपेरिमेंट क्यों निकाल रहे होते हैं ये मत पूछना, जैसे ओवरी को निकालते हैं, जो जितने सफाई से ओवरी को निकाल देगा, जितना मिनिमम कट लगा के, तो उसको उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। वैसे आप इंसानों के केस में करोगे, स्क्रोटम के थ्रू करोगे, अगर कोई करवाए बेटा, जा जाके करोगे नहीं, ऑफ कोर्स। स्क्रोटम के थ्रू आपने कट लगाया, आपने टेस्टिस नहीं निकाला, आपने वैस डिफरेंस में बेटा छोटा सा कट किया, और उस ट्यूब को ना बेटा, जब आप इस ट्यूब को कट कर रहे हो, आपने इस ट्यूब को कट किया, तो आप क्या कर रहे हो, इसको फिर ऐसे करके बांध दे रहे हो, और ऊपर वाली ट्यूब को ऐसे करके बांध दे रहे हो। तो आपने दोनों के बीच में गैप कर दिया ना, आपने दोनों के बीच में गैप कर दिया, छोटा सा पार्ट करके कट करके निकाल दिया, तो आपने स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया। आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या वैसेक्टोमी करने पर या ट्यूबेक्टोमी करने पर गैमीट बनना भी बंद हो जाता है क्या? नहीं बेटा, आपने गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक किया है, आपने स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, आपने एग के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, बट क्या गैमीटोजेनेसिस रुक जाएगी? क्या हार्मोन मेल्स में कम हो जाएंगे? क्या इसमें टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा, या फीमेल में ईस्ट्रोजन बनना कम हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बाकी किसी भी चीज को छेड़ नहीं रहे हो। द ओनली थिंग बेटा दैट यू गाइज आर डूइंग, और द डॉक्टर विल बी डूइंग, और द सर्जन विल बी डूइंग, इज ब्लॉकिंग दैट गैमीट ट्रांसपोर्ट। नथिंग एल्स आर यू डूइंग, ठीक है, नथिंग एल्स। यहां पे भी आपने बेटा वजाइना या एब्डोमेन के थ्रू एक छोटा सा इंसिजन लगा के सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब को कट किया और फैलोपियन ट्यूब को टाई अप कर दिया। आपस में टाई अप नहीं किया है, तो आपने ओवम के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया। ऑफ कोर्स दोनों की रिवर्सिबिलिटी पुअर है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि बेटा वो सारे पॉइंट्स लिखने की कोई बात नहीं है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन सही बनेगा, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस सही होगी, वो लॉजिकल सी बात है। ये एक्चुअली बच्चे को खुद दिमाग लगा के करना चाहिए जब पेपर में आए। ऐसा नहीं है, ये तो मैम नोट्स में आपने लिखवाया ही नहीं था, पर मैम ने नोट्स में ये तो लिखवाया था कि सिर्फ आपने गैमीट के रोकने, मतलब ट्रांसपोर्ट को रोका है ना। तो बाकी लॉजिकली आप देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को छेड़ा क्या तुमने, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को छेड़ा क्या तुमने, तो ये आपके खुद के दिमाग में बेटा आना चाहिए एप्लीकेशन करना, ठीक है। बट हम आपको बता देते हैं क्योंकि हम आपको ऑलवेज बता देते हैं, ठीक है। यहां पे बस ये लिखो बेटा, नॉट इमीडिएटली इफेक्टिव, नॉट इमीडिएटली इफेक्टिव। ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती है,
रीजन बीइंग, आप थोड़ा सा सोच के लिखो मतलब बताओ, और मैं आपको बताती हूँ रीजन। इफेक्टिव इमीडिएटली होता ये ना बेटा, एग तो बेटा महीने में एक बन रहा है, ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं कि अभी किया तो कल अगर ये फीमेल वो करती है, क्वाइटस करती है, तो ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, नहीं। लेकिन ऐसा मेल जिसमें वैसेक्टोमी हुआ है और वो कल अगर क्वाइटस करता है, इंटरकोर्स करता है, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस है, क्योंकि बेटा वैस्ट डिफरेंस को आपने कट करके टाई किया। उस ट्यूब में या फिर बेटा अदर पार्ट्स में कहीं ना कहीं स्पर्म टेम्पोररीली प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे मेल्स जिनमें वैसेक्टोमी हुआ है, अगर वो 1-2 बार इजैक्यूलेशन कर लेंगे तो बाकी रिमेनिंग ट्यूब में अगर कोई भी सीमेन प्रेजेंट है तो वो सीमेन या स्पर्म एक बार बाहर आ जाए, उसके बाद ही ये इफेक्टिव होता है। तो ये इमीडिएटली इसीलिए इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि ट्यूब में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अमाउंट में अभी भी सीमेन प्रेजेंट हो। ठीक है, अब बेटा देखो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं एमटीपी का टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि एमटीपी को भी पढ़ाने में मुझे नेक्स्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर लगेंगे। तो वैसे भी एमटीपी 30 मिनट्स का टॉपिक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 15 मिनट्स का टॉपिक है, और जो इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक अगेन 30 मिनट्स का टॉपिक है, और 15 मिनट आपको लगेंगे पीवाईक्यू करने में। 15 मिनट ज्यादा बोल लिया, तो अगली क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, हम बाकी अगली क्लास में करेंगे। यहाँ पे मैं एमटीपी को एक बार मिटा देती हूँ। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देके जा रही, वैसे आप चाहो तो मॉड्यूल के क्वेश्चन बेटा यहाँ तक के सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको मिटा देती हूँ, होमवर्क स्लाइड में लिख देती हूँ, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन बेटा यहाँ तक एक बार सॉल्व करना, ठीक है। एक होमवर्क दे देती हूँ। एक तो ये स्लाइड बेटा ना, चलो यहाँ पे दे देते हैं। होमवर्क बहुत नीचे लिख दिया। होमवर्क सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल टिल contraceptive devices, till contraceptive devices। ठीक है, डन हो गया। Thank you very much for attending this session. I'm sure you guys are working very, very hard and learning properly and making proper notes and also doing hard work on your own. मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। Till then, thank you. Bye bye. See you all.